हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुमकुम गौतम और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट करा था उस टाइम पे कि मैम सेल बायोलॉजी स्टार्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। और इस पूरी स्लाइड में, इस पूरे टाइम पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सेकेंडली, ये मेरे साथ आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। तो किसी भी बच्चे को अगर कैसी भी प्रॉब्लम आती है, उन्हें लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप मुझे बता दें। मैं इस टॉपिक को रिपीट भी करा दूंगी, जिससे आपको लाइव क्लासेस में आप पढ़ लोगे तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडली, मेरी मंडे से शायद लाइव क्लासेस होने वाली हैं। जो एक क्लास होगी वो मेरी 12 बजे होगी और जो सेकेंड क्लास होगी वो 7 बजे होगी। और जैसा भी होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी एक सेल के ऊपर, जैसे इमेजिन करिए ये हमारी सेल है, इसके ऊपर एक लेयर होती है दैट वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है क्यों इंपॉर्टेंट होती है, तो जैसे हम लोग अपने घरों में दरवाजे लगा के रखते हैं, कवर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोई और इंसान ना आ जाए या फिर कोई भी अनवांटेड चीज़ें ना आ जाए। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है कि एक सेल को प्रोटेक्ट करके रखना, उसको शील्ड करके रखना। ठीक है। तो सेम फंक्शन होता है इसका। नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ यूकैरियोट्स में होती है और ह्यूमंस में होती है, नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्रोकैरियोट्स में भी होती है, हमारे यूकैरियोट्स में भी होती है। ठीक है। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन होता है वो सिर्फ किस चीज़ की, जो हमें धीरे धीरे पता चला, वो यूकैरियोट्स में ज़्यादा अच्छे से पता चला। ठीक है। नाउ जब इसके मॉडल्स आए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब डिस्कवरी चल रही थी तो इसके मॉडल्स आए, तो पहला वाला मॉडल आया था, उन्होंने बोला कि सिर्फ सिंगल लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और वही ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रही है। लेकिन ये तो ट्रुथ नहीं था, तो वो तो अनएक्सेप्टेड हो गई। फिर नेक्स्ट मॉडल आया डेविडसन जी का। उन्होंने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बायलेयर तो है, उसमें लिपिड्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो डायनामिक नहीं है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं है। पर ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसका फ्लूइड नेचर होता है, मतलब वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो वो भी डिस्कार्ड हो गया। Then the most accepted model for the structure of the plasma membrane, called the fluid mosaic model, was proposed in 1972. डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद करना है कि मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड किया गया। अब ऐसा ये किसने डिस्कवर करा, किसने प्रपोज करा? सिंगर एंड निकोलसन ने इसको प्रपोज करा। इन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक तो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लिपिड्स, एक होता है प्रोटीन्स और एक होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में होगा, लिपिड्स और प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और उन्होंने बोला कि इसका जो नेचर होता है वो डायनामिक नेचर होता है। दिस इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता हो। तो जो भी कोई भी चीज़ अगर चेंज हो सकती है अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, देन वी कॉल इट डायनामिक। और मूव कर सकती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, थोड़ा थोड़ा भी मूव करे, दैट वी कॉल डायनामिक नेचर। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी इसमें, विस्कस फ्लूइड था, तो जो टेल्स थी वो मूव कर सकती थी, दैट्स वाई वी कॉल देम डायनामिक नेचर। ठीक है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट्स। मोज़ेक मतलब पैचेस में प्रेजेंट है, ऐसे नहीं कि एक पर्टिकुलर लेयर, पैचेस में प्रेजेंट है। क्या क्या? फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं जो लिपिड्स में आते हैं, कोलेस्टेरॉल, प्रोटीन्स दैट मूव फ्रीली एंड फ्लूइडली इन द प्लेन ऑफ द मेम्ब्रेन। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस पिक्चर। देखो ये जो गोल गोल है, सर्कल सर्कल है, ये वाली जो पूरी लेयर है हमारी डबल बायलेयर है, वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, मतलब लिपिड से बनी हुई है। फॉस्फोलिपिड बायलेयर क्यों बोले? क्योंकि जो लिपिड होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसी दिखती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉस्फोलिपिड बायलेयर।
देखो ये जो सर्कल है ये हमारा हेड रीजन है। तो अगर हम लिपिड्स की बात करें तो एक हेड रीजन होता है, जैसे ये हेड रीजन हो गया, और एक दो इसमें टेल्स होती हैं, ठीक है। अब याद रखना है जो लिपिड्स होते हैं वो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? एम्पीपैथिक का मतलब होता है कि उसमें हाइड्रोफोबिक रीजन भी है और उसमें हाइड्रोफिलिक रीजन भी है। नाउ हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक फोबिया होता है हमें, डर लगता है हमें, हाइड्रो मतलब वाटर, तो जो वाटर से डरता है वो क्या करेगा, अपने आप को उस वाटर से बचाने की कोशिश करेगा। तो ये जो टेल रीजन होता है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तभी तो वो अंदर इंटरनली प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है वाटर से, ठीक है। लेकिन अगर हम ये हेड रीजन की बात करें, गोल गोल जो है सर्कल वाले, अगर हम इनकी बात करें, ये क्या है, हाइड्रोफिलिक, जो वाटर लविंग है, तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर की साइड रहेंगे, वाटर के कांटेक्ट में रहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन जो टेल्स हैं, जो ये वाली जो टेल्स हैं, वो हमारी क्या रहती हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती हैं, इसीलिए हमेशा ऐसे अरेंज रहती है, कि वाटर नहीं आना चाहिए। तो ये तो हमारी ये एक लेयर हो गई, ये वाला हेड रीजन वाला ये एक लेयर हो गई, एंड सेकेंड लेयर ये हो गई, दोनों ऐसे अटैच्ड हैं। देन वी कॉल देम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर मतलब दो लेयर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये मैं तुम्हें बाद में बताने वाली हूँ, और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन्स। देखो पेरिफेरी पे जो होता है, पेरिफेरी मतलब कोई भी सर्कल है या फिर कोई भी लेयर है, उसके ऊपर जो प्रेजेंट होगा, जो बिल्कुल एंड पे जो प्रेजेंट होगा, उसको पेरिफेरी बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ होती है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मतलब अंदर की साइड, जो अंदर घुसा हुआ हो कोई चीज, जैसे ये इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये वाला इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और क्या होता है कि इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। तो हमें याद रखना है स्टेरॉल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर पूछा जाए कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है बेसिकली, तो हमारे अंदर जो स्टेरॉल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कम अमाउंट में होती है, लेकिन वो या फिर तो फ्रीली पाई जा सकती है या फिर किसके थ्रू पाई जाती है, कॉन्जुगेटेड फॉर्म में। कॉन्जुगेटेड मतलब होता है जब कार्बोहाइड्रेट किसी और के साथ बाइंड करके मिले। देखो जैसे ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको का मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तो कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट बनाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये इस फॉर्म में मिलती है। सेकेंड है ग्लाइकोलिपिड, अगर ग्लाइको मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, लिपिड के साथ कॉन्जुगेट बनाएगा एंड दे फॉर्म अ ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो इन फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, प्रोटीन्स होंगी पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। और तुम्हें ये देख रहा होगा प्रोटीन चैनल, तो कोई भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे होते हैं, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, तो वो तो डिफ्यूज हो जाते हैं इजीली। अच्छा तुम ऐसे सोचो कि चलो तुम्हारा घर है, ठीक है, कोई भी अगर तुम्हारा फैमिली मेंबर आ रहा है, तुम उसको तो अलाउ कर दोगे, तुम उसको कोई रजिस्ट नहीं करोगे कि मत आओ, ये मत करो, वो मत करो, कुछ नहीं बोलोगे, उसको आने दोगे, ठीक है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक O2 हो गया, गैसेज हो गई, और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको अलाउ करते थे, कोई बात नहीं तुम आओ। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर आ रहा है, कोई बाहर से आ रहा है, या फिर तुम उसे जानते नहीं हो, तो हम उसको पहले गेट पे रोकेंगे, उसको पूछेंगे, उसको अगर उसकी सिचुएशन हमारे घर का है इंसान, या फिर हमारे उसको कुछ देना है, तो हम उसको अलाउ करेंगे, कोई बात नहीं तुम हमारे घर आ सकते हो। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटीन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, जो क्या करती हैं, जब कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूल आता है, जैसे आयंस हो गया, या फिर हमें कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, चैनल्स के थ्रू उसको अलाउ करते हैं, उसको एक परमिशन लेनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कि मैं अब आ सकता हूँ अंदर, ठीक है। नाउ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने तुम्हें बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज कि जो आरबीसी मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी आरबीसी सेल्स होती हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए जो आरबीसी सेल्स होती हैं, जब वो मैच्योर हो जाती हैं,
जब स्टार्टिंग में वो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर हो जाती हैं वो इन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं। याद रखना है, ह्यूमंस में जो एक ऐसी सेल जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता वो कौन सी होती है? आरबीसी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, है ना, सेल में, क्योंकि बहुत चीज़ें जो रेगुलेट करा जाता है न्यूक्लियस के द्वारा, या फिर जो भी चीज़ें, इंटेग्रिटी जो होती है सेल की बहुत फ्रीली हो जाएगी। तो इसीलिए अगर पूछा जाए कि हम किस सेल में अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी कर सकते हैं, तो वो कौन सी सेल्स होंगी? आरबीसी सेल्स होंगी। ठीक है, वाई? बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस represent as a source of pure plasma membrane. Remember this, ये क्वेश्चन आता है तो इसको याद कर लो, और ये तो पता होना चाहिए कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो उसके पास जो इसकी इंटेग्रिटी होगी सेल की इतनी अच्छे से डिस्टर्ब नहीं होगी, बहुत फ्रीली होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकालनी होगी तो प्योरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा वो हमें अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, next is the proportion of the proteins, lipids and carbohydrate in the plasma membrane vary between different types of cells. तो हमें पता है कि जो प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा नहीं है कि सब डिफाइंड है कि प्रोटीन 42% होगा, लिपिड 51% होगा, कार्बोहाइड्रेट 1 या 2% होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर्टिकुलर सेल का अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है, हर सेल का अलग अलग कॉम्पोजिशन होगा। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो लिपिड्स और प्रोटीन्स का ही मेन रोल है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। तो मोस्ट ऑफ द सेल कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 50% ऑफ द लिपिड एंड 50% ऑफ द प्रोटीन। ये सिर्फ एक एवरेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 100% में से 50% लिपिड को दे दिया, 50% प्रोटीन को दे दिया, नहीं, एक पर्टिकुलर एवरेज है कि अबाउट, जैसे लिपिड हमारा 42% हो गया और प्रोटीन्स हमारे 48% हो गए, या फिर तो ऐसे से कुछ कंपोजिशन होता है, with the carbohydrate portion of the glycoprotein and the glycolipid constituting about 5 to 10% of the membrane mass. तो मेम्ब्रेन का, पूरी मेम्ब्रेन का मास के 5 to 10% होगा कार्बोहाइड्रेट। तुम सोच सकते हो कितना कम होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइक फॉर ह्यूमन सेल्स प्रोटीन्स अकाउंट फॉर अबाउट 50% of the composition by mass, lipids of all type account for about 40% and the remaining 10% comes from the carbohydrate. ठीक है, तो अगर ह्यूमन सेल की बात करें, जो प्रोटीन्स होता है वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में होता है, जो लिपिड्स होता है वो 40% अराउंड होता है, और 10% जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऐसे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होती है, सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ सीलिंग का प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि अगर कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाता है मेम्ब्रेन में, या फिर मेम्ब्रेन कहीं से भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसमें सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है कि जो भी डिस्टर्ब हुआ है पार्ट, उसको भी क्या करेगी, धीरे 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 सील कर देगी। अच्छा, तो और चीज़ें सही हो जाती हैं। ये जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कैसे करता है, जैसे तुम्हारी स्किन हो जाती है, कभी फट जाती है, ठीक है, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाती है, लेकिन ये स्किन की रीजनरेशन पावर है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में बता रही हूँ। ऐसे ही इसमें सेल्फ सीलिंग प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल इन नेचर का मतलब हो गया कि जैसे मैंने तुम्हें बताया, मूव कर सकती है, जो उसकी टेल रीजन होता है वो मूव कर सकता है। ठीक है, अब आगे बताऊंगी क्यों मूव कर सकता है, ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, ऐसी क्या चीज़ है इनमें कि ये मूव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेलेक्टिवली परमेबल। मैंने तुम्हें बता दिया कि ये सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने देती है, अलाउ करती है, परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ बड़ी बड़ी जो चीज़ें होती हैं उनके लिए पर्टिकुलर चैनल्स बनाए जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स बनाए जाती हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी चाहिए होती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। नेक्स्ट इज लिपिड्स। अब आते हैं हम फर्स्ट कंपोजिशन है इसकी, जिसका नाम है लिपिड्स। नाउ लिपिड्स आर द एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिया, डर, वाटर से जो डरता है वो हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक जो वाटर से प्यार करता है या फिर जो वाटर को लव करता है वो हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, जैसे हाइड्रोफोबिक क्या होता है हमारा, हाइड्रोफोबिक क्या होगा हमारा, टेल रीजन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है वो हेड रीजन जो होता है वो हाइड्रोफिलिक रहेगा।
ठीक है। अब लिपिड्स के अंदर भी क्या क्या होता है, पहला होता है फॉस्फोलिपिड्स। अब यहाँ से जो तुम्हारा मेन चीजें हैं ना वो स्टार्ट होगी जो क्वेश्चन पेपर्स में आती हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। लिपिड्स में क्या क्या आता है, फॉस्फोलिपिड्स आएंगे, स्टेरॉल आएगा एंड ग्लाइकोलिपिड्स आएंगे, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो भी फर्दर मतलब और भी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। पहला होता है फॉस्फेटाइल कोलीन, ठीक है। सेकेंड होता है फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन। थर्ड इज इसमें ओ लगा लेना, फॉस्फेटाइल सीरीन, ठीक है। नेक्स्ट इज स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। ये तो 4 होते हैं जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। अब हम एक एक करके इन सबके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये हमारी बाइलियर मेम्ब्रेन हो गई, ये हमारा देखो ये हमारा हेड रीजन हो गया, ये हमारा टेल रीजन हो गया। टेल रीजन क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हेड रीजन क्या होगा, हाइड्रोफिलिक। अब ये जो ऊपर की साइड में है इसमें जो लिपिड्स है वो है फॉस्फेटाइल कोलीन, ठीक है। ये वाला क्या है, स्फिंगोमाइलिन। अच्छा ये बता मुझे जो स्फिंगोमाइलिन होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, माइलिन कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा, नर्व सेल्स में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा नर्व सेल्स में कौन सा लिपिड मिलेगा, फॉस्फोलिपिड मिलेगा, कौन सा मिलेगा, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इज नीचे वाला जो है, ये नीचे इनसाइड, ठीक है, साइटोसोल की साइड में कौन सा है, फॉस्फेटाइल सीरीन। इधर कौन सा है, फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन। और जो छोटे से अमाउंट में मिलता है फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल, जो मैंने वहां नहीं लिखा है लेकिन याद रखना है, फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल, ठीक है। इनोसिटॉल ये जो है हमारा कहाँ पे है, इनर साइड, साइटोसाइल की साइड में प्रेजेंट है, साइटोसोल की। देखो अगर हम फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक टेल रीजन होता है, एक हेड रीजन होता है, ठीक है। अगर सीरीन की बात करेंगे तो हमारे जो ग्रुप है ये वाला NH3CO नेगेटिव वाला, ये वाला ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन की बात करेंगे अमीन ग्रुप लग जाएगा, इस पे अमीन ग्रुप लग गया। फॉस्फेटाइल कोलिन की बात करेंगे तो कोलिन वाला ग्रुप लग जाएगा, ये वाला देखो फॉस्फेट ग्रुप ये हो गया, इस पे ये कोलिन वाला ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इनोसिटॉल, ये इनोसिटॉल आके अटैच हो जाएगा फॉस्फोलिपिड से। नेक्स्ट इज स्फिंगोमाइलिन, देखो ये स्फिंगोमाइलिन है, ये पूरा स्फिंगोसिन वाली चेन ये हो गई, ये स्फिंगोमाइलिन। नेक्स्ट इज ग्लाइकोलिपिड्स, ये बाद में देखेंगे ना। देखो ये होता है हमारा फॉस्फोलिपिड, ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, हमारी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो हमारा टेल रीजन है, ठीक है। और क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और ऊपर क्या है, हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल पार्ट है। तो हेड रीजन में क्या क्या होता है, फॉस्फेट होगा प्लस ग्लिसरॉल होगा, दो क्या बनाएगा, हाइड्रोफिलिक हेड बनाएगा। और अगर टेल की बात करेंगे जो हाइड्रोफोबिक होती है उसमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अब मैंने बोला था कि फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आई है, अब देखो इस स्ट्रक्चर को, इसमें क्या आया है तुम्हारा, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड का क्या फंक्शन होता है, किंक प्रोड्यूस करता है, एक मोड बना देता है, एक किंक प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखो अगर मैं मॉलिक्यूल यहाँ पे एक और अटैच करूंगी तो प्रॉपर अटैचमेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक टेल तो सीधी है एक ऐसी है, तो अटैचमेंट प्रॉपर नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे मूवमेंट के लिए जगह रहेगी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, अगर तब भी प्रॉब्लम होती है मुझे लाइव क्लास में एक बार बता देना, मैं तब समझा दूंगी, ठीक है। अब इस पे आते हैं, देखो ये क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि फॉस्फेटाइल कोलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी मैंने दिखाया तुम्हें कहाँ प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन पे, आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट है ये, ठीक है। सेकंड, फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन कहाँ प्रेजेंट है, ये कहाँ है, हमारा इनर लीफलेट पे प्रेजेंट है, अंदर की साइड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉस्फेटाइल सीरीन, ये रहा, ये कहाँ पे है, इनर लीफलेट पे प्रेजेंट है।
नेक्स्ट इज स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन का प्रेजेंट है आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि कौन सा आउटर लीफलेट पे प्रेजेंट है, कौन सा इनर लीफलेट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल कहाँ होता है, वो भी अंदर की साइड में प्रेजेंट होता है। नाउ देखो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तुम्हें भी पता है ये एसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कि ये इधर है, पैचेस में प्रेजेंट है चीजें, बीच में इंटिकल प्रोटीन्स भी आ रही हैं, ग्लाइकोलिपिड्स भी आ रहे हैं, तो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जितना भी है। अब देखो फॉस्फेटिडाइल सीरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन बोथ आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। सो द इनर लीफलेट that is cytosolic phase is negative। देखो ये सीरीन हो गया, ये इथेनॉलामीन हो गया, ये क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे साइटोसोल वाले रीजन को नेगेटिव चार्ज दे देंगे, ठीक है। नाउ दिस फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलामीन ये क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंडोसाइटोसिस में, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इथेनॉलामीन क्या करता है कि अगर किसी चीज को एंडोसाइटोसिस कराना है तो वो क्या करेगा, वो अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो क्या करेगा फिर ऊपर की साइड जाएगा और सिग्नल देगा सेल्स को जो एंडोसाइटोसिस करने आएंगी कि यहाँ पे एंडोसाइटोसिस होनी है, तो इनर से आउटर की ओर जाता है, ठीक है। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, एंडोसाइटोसिस में। रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और तुम्हें ऐसे ही पढ़ना है। मैंने तुम्हें बेसिक बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, उसके बाद अब धीरे धीरे हम कहाँ बढ़ रहे हैं कि जहाँ क्वेश्चंस आते हैं रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मैंने तुम्हें बताया कि फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है, किंक प्रोड्यूस होता है। किंक का मतलब होता है कि जैसे कोई भी चीज सीधे जा रही थी और डबल बॉन्ड आ गया तो वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये किंक प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, वो मूव करने में अवेलेबल होगी, देखो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। तो दैट इज वाई वी कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, बिकॉज उसके अंदर जो टेल रीजन होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। अनसैचुरेशन का मतलब ही होता है कि जब किसी भी लिपिड्स में डबल बॉन्ड आ गया तो हम उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हम सैचुरेशन बोलेंगे, अगर अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। नाउ both the proteins and the phospholipids are free to diffuse laterally within the membrane। laterally पता है ना, ऐसे 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 मूव करना, ठीक है, लेटरली मूव। तो प्रोटीन्स भी और फॉस्फोलिपिड्स भी दोनों फ्री होते हैं डिफ्यूज लेटरली करने के लिए, देखो ऐसे, क्योंकि किंग तो प्रोड्यूस है, स्पेस भी मिल गया, अब वो लेटरली भी डिफ्यूज करेंगे। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो फॉस्फोलिपिड से अटैच्ड हैं और ये से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैंने टॉपिक डाला है। देखो इफ द फॉस्फोलिपिड्स हैव अ स्मॉल टेल्स, अगर जो हमारा फॉस्फोलिपिड का तुमने स्ट्रक्चर देखा जिसमें एक हेड रीजन था जो हाइड्रोफिलिक रीजन था, एक टेल रीजन था जो हाइड्रोफोबिक था, ठीक है। अगर वो इसमें स्मॉल टेल्स हैं देन दे फॉर्म अ मिसेल लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये रहा, एक सिंगल लेयर है, डबल लेयर तो नहीं है इसमें, सिंगल लेयर है, और ये क्या है, हमारे टेल रीजन्स हैं, ये टेल रीजन्स है, येलो वाला पार्ट, और व्हाइट वाला पार्ट क्या है, हेड रीजन्स। तो ये सिंगल लेयर्ड है। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी फॉस्फोलिपिड है जो सिंगल लेयर्ड है, कौन सा है, मिसेल, ठीक है। इफ दे आर बल्कियर टेल्स, बल्कियर मतलब बहुत हेवी ग्रुप में, बहुत बल्की है, बहुत हेवी ग्रुप में टेल्स हैं, दे फॉर्म अ लाइपोसोम्स। लाइपोसोम्स क्या होते हैं, उनके पास दोनों चीजें होती हैं, उनके पास हाइड्रोफिलिक नेचर भी होता है, उनके पास हाइड्रोफोबिक भी होता है। देखो ये क्या होता है, डबल लेयर्ड होता है, ये हमारा लाइपोसोम। लाइपोसोम में क्या, देखो ये हेड रीजन यहाँ पे हो गया, ये भी हेड रीजन यहाँ पे हो गया, तो क्या हो गया, ये डबल लेयर हो गई,
और बल्कियर ग्रुप हो गया, क्योंकि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है वैसे ही बल्कियर ग्रुप हो गया। लेकिन अगर मिसेल की बात करेंगे, सिर्फ एक हेड रीजन है, एक टेल रीजन है, तो ज्यादा हैवी नहीं होगा वो चीज। तो ये चीज याद रखनी है कि जो मिसेल फॉर्मेशन होती है उसमें स्मॉल टेल्स होती हैं। सेकेंडली क्या याद रखना है कि वो क्या बनाता है, सिंगल लेयर बनाता है, ठीक है। सेकेंड, अगर हम लाइपोसोम की बात करें तो उसमें दोनों चीज होती है, उसमें हाइड्रोफिलिक नेचर वाला भी होगा, हाइड्रोफोबिक वाला भी होगा, और डबल लेयर होगी, उसमें डबल लेयर होगी। और इसमें ये जो होता है ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है एज कम्पेयर टू द मिसेल। नाउ ये क्वेश्चन पूछा गया, इज वन ऑफ द टू फैटी एसाइल चेन्स इज रिमूव्ड देन फॉस्फोग्लिसराइड विल फॉर्म। अगर हम क्या करें, दो फैटी एसाइल चेन होती है, अगर हम एक चेन को हटा दें, ठीक है, तो कौन सा फॉस्फोग्लिसराइड फॉर्म होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने एक चेन को रिमूव कर दिया मतलब एक सिंगल लेयर है गई। अब ये सिंगल लेयर कौन बनाता है, जो हमारा मिसेल होता है वो हमारा सिंगल लेयर फॉर्म करता है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इधर से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज स्टेरॉल। अभी आज हम लिपिड्स की ही बात करने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटीन्स पढ़ेंगे और उसके जितने भी हमारी टेक्निक्स यूज हुई हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मेरी 2 क्लासेस होने वाली हैं आप लोगों के साथ में, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे सेम टॉपिक पढ़ाना है दोनों क्लासेस में, या फिर अलग अलग टॉपिक स्टार्ट कर दूं दोनों क्लासेस में। क्योंकि आपके लिए फायदा रहेगा, मैं 2-2 स्टार्ट करूंगी तो एक साइड से आपका ये भी कवर होता जाएगा और एक साइड से वो भी कवर होता जाएगा। तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी। उसी के अकॉर्डिंग मैं करने वाली सारी चीजें, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेरॉल्स। क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इन प्लांट्स क्या क्या प्रेजेंट होता है प्लांट्स में स्टेरॉल के फॉर्म में, स्टिग्मा स्टेरॉल। याद रखो, ऐसे याद रखो कि ओवरी स्टाइल स्टिग्मा होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा जो होता है कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है, तो याद रखो स्टिग्मा स्टेरॉल होता है हमारे प्लांट्स में। नेक्स्ट इज अर्गोस्टेरॉल, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज स्टेनोस्टेरॉल। ये 3 स्टेरॉल्स हैं जो हमारे प्लांट्स में मिलते हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा स्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल एंड स्टेनोस्टेरॉल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इज इन एनिमल्स की बात करें तो क्या मिलता है हमारे अंदर, कोलेस्टेरॉल। तुम्हें ही पता है कि अगर मैं जो कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो कितनी हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो याद कर लेना, कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में जो होते हैं 3 होते हैं, स्टिग्मास्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल एंड स्टेनोस्टेरॉल। नाउ ये जो स्टेरॉल्स होते हैं, तुम्हें पता है कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे एक टेम्परेचर बफर की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर हमारी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है तो मतलब मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लूइड होने वाली है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रोकेगा कि ज्यादा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी शो ना करे। तो कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन हो गया, जब टेम्परेचर बढ़ गया, याद रखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है, आई थिंक आज मैंने ऑर्डर, मतलब आज मेरा ऑर्डर आ जाएगा, तो मैं कल से तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी, अभी मैं समझा नहीं पा रही हूँ अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, तो टेम्परेचर ज्यादा हो गया मतलब क्या हुआ, फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तुम खुद याद रखो, अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हमारा घी देखा तुमने कैसे पतला हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल क्या, वैसे ही हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाती है उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उसकी फ्लूइडिटी को कम करेगा, रेजिस्ट करेगा, वहां से रोक देगा कि ज्यादा ये मूव ना करे। वैसे ही जब ज्यादा ठंडी हो जाती है, जब ज्यादा कोल्ड पड़ने लग जाता है, तब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाती है, मूव नहीं कर पाती है। तो तब कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, उसको मूव कराने में हेल्प करेगा, उसको फ्लूइडिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो किसकी तरह काम कर रहा है, एक टेम्परेचर बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इधर भी देख रहा है और उधर भी देख रहा है, तो बफर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेजिस्ट द चेंज इन मेम्ब्रेन परमेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी ड्यूरिंग चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या करता है कि चेंज, मैंने जैसे बताया कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, तब ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा चीजों को चेंज होने के लिए, मतलब उसकी परमेबिलिटी को कम कर देगा। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो रेजिस्ट करना पड़ेगा इसको। सेकेंडली, जब हमारा टेम्परेचर कम हो गया तब क्या करेगा, फ्लूइडिटी को भी रेजिस्ट करेगा ये, ठीक है।
तो जब ज्यादा हो जाएगा तो फ्लूइडिटी को भी कम कर देगा, हमारी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को कम कर देगा। जैसे कम हो जाएगा टेम्परेचर उसकी बढ़ा देगा, परमेबिलिटी को और फ्लूइडिटी को भी, ठीक है। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड साइट फॉर एक्सो एंड एंडोसाइटोसिस। तो ये क्या करता है, हमारी एक्सो और एंडोसाइटोसिस के लिए साइट भी प्रोवाइड करता है। तो रिमेंबर दिस कि ये एक्सो और एंडोसाइटोसिस में भी हेल्प करेगा। ये हम पढ़ेंगे जब एलडीएल वगैरह का जब वो आएगा, हमारा एंडोसाइटोसिस वाला जो पूरा टॉपिक आएगा, तब हम इसको पढ़ने वाले हैं कि कैसे ये एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है, कैसे प्रोवाइड करता है एक साइट को जहाँ जिसके थ्रू हमारा एंडोसाइटोसिस होता है, कि एलडीएल होगा, फिर हमारा वेसिकल बन जाएगा, क्लेथरिन वेसिकल बन जाएंगे, डाइनिन प्रोटीन आएगा, उसको क्लीव करेगा। तो ये सब हेल्प करता है, कौन? कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। नेक्स्ट इज मोर एंड लिपिड ड्राफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टेरॉल्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारा लिपिड ड्राफ्ट्स में प्रेजेंट होता है, सबसे ज्यादा लिपिड ड्राफ्ट्स में प्रेजेंट होता है। अभी लिपिड ड्राफ्ट्स क्या होते हैं, तो ये मानो कि लिपिड है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन एक जगह बहुत इकट्ठा हो रखा है, बहुत ज्यादा बंच में प्रेजेंट है या फिर बहुत ज्यादा क्लस्टर में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? लिपिड ड्राफ्ट्स। जैसे याद रखो, जैसे सी है, ठीक है, माना ये लिपिड है सारा का सारा सी में, और बीच में क्या आ जाते हैं हमारे जो आइलैंड्स आ जाते हैं, वो क्या हो गए? लिपिड ड्राफ्ट्स की तरह हो गए, ठीक है, आइलैंड्स जो आ गए उसमें बहुत ज्यादा लिपिड हो गया, ठीक है, तो वही होता है लिपिड ड्राफ्ट, ठीक है। लिपिड ड्राफ्ट्स में होता क्या है, ये क्वेश्चन आ रखा है तो इसे प्लीज ढंग से पढ़ लीजिएगा। लिपिड ड्राफ्ट्स में क्या होता है, हमारा स्फिंगोमाइलिन होता है, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन होगा, सेकेंड कोलेस्टेरॉल होगा। सो अगर क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि लिपिड ड्राफ्ट्स में कौन से दो फॉस्फोलिपिड ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, या फिर कौन से फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ होता है लिपिड ड्राफ्ट्स। तो कौन से मिलता है? स्फिंगोमाइलिन। और स्फिंगोमाइलिन मैंने तुम्हें बताया था किस में ज्यादा प्रेजेंट होगा, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं उसमें स्फिंगोमाइलिन सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? वहाँ पे माइलिन शीथ, याद रखो, नर्व सेल्स होती हैं, उसमें माइलिन शीथ होती है, तो वैसे याद रखो जो स्फिंगोमाइलिन होगा, माइलिन, ये हमारे नर्व सेल में ज्यादा मिलेगा, ठीक है। सेकेंड इज कोलेस्ट्रॉल। नाउ दे टेंड टू क्लस्टर टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब मैं तुमसे क्वेश्चन ही बाद में पूछूंगी और तुम्हें आई होप समझ में आएगा इस रेशियो का मतलब 1:2 का, कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारा डबल अमाउंट में होता है और स्फिंगोमाइलिन जो होता है हमारा सिंगल अमाउंट में होता है। मतलब इनका रेशियो ऐसा होता है, जैसे अगर माना 5 mg हमारा स्फिंगोमाइलिन है, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कितना होगा? 10 mg होगा। तो 1:2 का रेशियो हमेशा ये फॉलो करेंगे। ये प्रोटीन्स हम नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्या देखो, पहले तुम ये क्वेश्चन देखो, उसके बाद मैं आंसर बाद में बताऊंगी। पहले खुद सोचो, पॉज करो, सोचो, फिर मुझे आंसर बताओ। मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं लाइव क्लास नहीं है तो इसीलिए मैं तुम्हें टाइम दे रही हूँ, और तुम इसको सोचो और आंसर बताओ। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। द मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल्स assemble spontaneously into the bilayers when placed in water and form a closed spherical structure known as। तो तुम्हें क्या बोला गया कि एक मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली असेंबल हो जाता है इनटू द बायलेयर्स में, एक लेयर में नहीं, बायलेयर्स में, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। तो अगर हमने जैसे कोई भी मॉलिक्यूल था, जैसे हमने तेल को डाला, ऑयल देखा है, सरसों का तेल अगर तुम डालोगे पानी में तो क्या होगा, एक गोल गोल सा बन जाएगा, वो नीचे ना डूबेगा ना बाहर जाएगा, तो एक गोल गोल सा बन जाता है। वैसे याद रखो कि कोई भी लिपिड मॉलिक्यूल था उसको स्पॉन्टेनियसली हमने वाटर में डाला और उसने क्या बना लिया, बायलेयर बना लिया, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, एंड फॉर्म अ क्लोज्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो कौन सा होगा वो? लाइसोसोम। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अलग चीज हो गई, तो सिंगल लेयर वाला मेम्ब्रेन हो गया। पेरोक्सिसोम, ये भी पॉसिबल नहीं है। लाइपोसोम, क्योंकि लाइपोसोम ही है जो किससे बना हुआ रहता है, लिपिड मॉलिक्यूल से, बाइलेयर मेम्ब्रेन बना लेता है और कैसा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखना है कि जो लाइपोसोम होता है वो हमारा बाइलेयर होगा और स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुम्हें 5 सेकंड का फिर से टाइम देती हूँ, देखो और आंसर अपने मन में सोचो, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। अभी जब मैं बताऊं आंसर उससे पहले कमेंट करना है, ठीक है? ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल इज, फॉस्फोलिपिड है कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व सेल्स। ये मैं तुम्हें 3 या 4 बार पढ़ाते टाइम बता चुकी हूँ कि कौन सा फॉस्फोलिपिड जो होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में नर्व सेल में मिलता है। फॉस्फेटिडाइलकोलिन ये तो नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है, ऊपर आउटर लीफलेट पे, ये यहाँ से याद रखो, आउटर लीफलेट पे मिलता है फॉस्फेटिडाइलकोलिन। फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल कहाँ मिलेगा, इनर लीफलेट पे, ठीक है। सीरीन ये कहाँ मिलेगा, उसके बाद आता है स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन मैंने तुम्हें बताया जो माइलिन होता है वो माइलिन शीट से बना हुआ होता है, तो उसे याद रखो, नर्व सेल्स में काम आता है। तो स्फिंगोमाइलिन जो होता है वो हमारा सबसे कॉमन टाइप होता है फॉस्फोलिपिड का, जो हमारे नर्व सेल की सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा, ठीक है, याद हो गया। नेक्स्ट देख रहे हो क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं यहाँ पे, देखो फॉस्फेटिडाइल, ये वाला मैंने पीछे में क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं बताया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन यही वाला था और तुम लोग फिर ऐसे ही कर जाते हैं। Now, this phosphatidylserine, an important component of the biological membrane, is located in, कहाँ लोकेटेड होता है, क्वेश्चन देखो, और अब तुम ये वाला पढ़ के याद रखो, ये वाला जो चीज है इसको बस याद रखना कि कौन सा आउटर में है, कौन सा इनर पे है, कौन सा इनर पे, कौन सा आउटर पे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आउटर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप्स टू इनर लीफलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि वो कहाँ होता है, इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है। ऊपर कौन कौन प्रेजेंट होता है, फॉस्फेटिडाइलकोलिन और स्फिंगोमाइलिन जो होंगे ऊपर प्रेजेंट होंगे, सीरीन हो गया, इनोसिटोल हो गया, इथेनॉल अमीन हो गया, सारे का होंगे इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होंगे। बोथ द लीफलेट्स ये भी गलत है। मिडिल ऑफ द बाइलेयर ये तो टोटली गलत है कि मिडिल में तो होगा ही नहीं लिपिड, मतलब जो सीरीन है वो, मतलब ऐसा नहीं कि मिडिल में ही प्रेजेंट होगा, एक पर्टिकुलर साइड पे प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट इज द इनर लीफलेट बट फ्लिप फ्लॉप्स टू आउटर लीफलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। तो ये हमारा इनर लीफलेट पे प्रेजेंट होता है लेकिन फ्लिप फ्लॉप कर देता है जब कभी भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन होती है। तो मुझे जैसा याद है जो फॉस्फेटाइलसेरिन होता है वो अपोप्टोसिस में काम आता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो इनर लीफलेट होता है उससे ऐसे फ्लिप, फ्लिप मतलब जब हम नीचे से ऊपर की साइड जा रहे हैं तो फ्लिप हो गया, जब ऊपर से नीचे की साइड आते फ्लॉप, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, फ्लिप, आई जो है इंट्रीगल को कर रहा है, आई फॉर इंट्रीगल, तो जब इंटीरियर पोजीशन से या फिर इनर पोजीशन से ऊपर जा रहा है तो फ्लिप हो गया। जो फ्लॉप है उस पे ओ आ रहा है, ओ का मतलब हो गया आउटर, तो आउटर से जब इनर आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे फ्लॉप, ऐसे याद रखो, ठीक है। एक होता है फ्लिप, एक होता है फ्लॉप। फ्लॉप मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, फ्लिप मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो इनर लीफलेट है बट फ्लिप फ्लॉप्स टू आउटर लीफलेट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ये क्वेश्चन याद रखना। ये मैं दे रही हूँ तुम्हें 5 सेकेंड, क्वेश्चन का देखो, पढ़ो और आंसर करो। अगर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हो तो फिर दोबारा से क्लास देखना। इसमें क्वेश्चन में क्या है कि मॉलिक्यूल्स प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड राफ्ट्स, और ये जो क्वेश्चन है मैंने खुद से नहीं बनाए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मैं इसके बाद क्या करूंगी, तुम्हारा एक पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट संडे टू संडे हमारा टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं या फिर जो मुझे सही लगते हैं कि अब आ सकते हैं क्वेश्चंस, मैं आपका पूरा क्वेश्चंस बना पेपर बनाऊंगी और संडे को सिर्फ टेस्ट लिया करूंगी, ठीक है।
तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, मजाक में नहीं पढ़ना है, बहुत सीरियस स्टडी करनी है। अगर अभी वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तुम अभी क्लासेस भी नहीं चल रही हैं, स्कूल्स भी ऑफ हैं, आई मीन कॉलेजेस भी ऑफ हैं, तो कहीं जाना भी नहीं है, तो अच्छे से इस पे ध्यान दो, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करोगे, चीजें जल्दी होंगी लाइफ में, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। नाउ molecules primarily responsible for the formation of lipid rafts are phosphatidylate serine and phosphatidylate choline। ऐसा होता है? नहीं होता, ये तो मैं तुम्हें बता चुकी, ये तो नहीं होगा। phosphatidylate inositol एंड कोलेस्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल तो होगा, ये तो पता। अब देखो क्वेश्चंस में, इसमें देखो आंसर कैसे पता कर सकते थे कि अगर तुम्हें स्फिंगोलिपिड पता है कि स्फिंगोलिपिड तो होता ही होता है, अब हमें नेक्स्ट याद नहीं रहा कि क्या होगा, तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल 3 बार आ रखा है ना, तो तुम्हें ये दिमाग में आना चाहिए कि अगर 3 बार आ रखा है तो वो एम तो 3 बार नहीं लिखेगा, मतलब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिख रहा है, मतलब कोलेस्ट्रॉल तो आएगा ही आएगा। अब तुम्हें चूज क्या करना है, देखो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसमें है नहीं, और 3 बार कोलेस्ट्रॉल अगर उसमें दे रखा है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल तो आना ही है आंसर में। तो मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि तुम नॉलेज नहीं हो तुम तुक्का लगाने की कोशिश करो, नहीं, नॉलेज तो चाहिए, तुम्हें स्फिंगोलिपिड तो पता ही होना चाहिए, तभी तुम तुक्का लगा पाओगे ना। या फिर मतलब कोलेस्ट्रॉल पता है, स्फिंगोलिपिड्स का पता करना है, तो मतलब ये एक नॉर्मल साइंस होता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ कोलेस्ट्रॉल तो आएगा ही आएगा, कोलेस्ट्रॉल आ गया, स्फिंगोलिपिड तुम्हें पता चल जाएगा कि लिपिड राफ्ट किससे बने होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल से। अच्छा अगर मैं रेशियो पूछूं तो इसका कितना होगा, रेशियो जो होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कितना होता है, वो स्फिंगोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल का 1:2, मतलब जो स्फिंगोलिपिड होगा वो हमारा 1 रेशियो में होगा, कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, डबल रेशियो में होगा, 1:2 का रेशियो होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर देती, कोलेस्ट्रॉल इधर लिख देती और स्फिंगोलिपिड इधर लिख देती, फिर क्या रेशियो हो जाता, वो तो रेशियो तो सेम ही रहेगा ना, 2:1 हो जाएगा, फिर 1:2 आएगा। तो तुम्हें ये याद नहीं रखना है कि 1:2 होगा, नहीं, तुम्हें याद रखना है कोलेस्ट्रॉल जो होगा 2 रेशियो में होगा, स्फिंगोलिपिड का जो रेशियो होगा 1 होगा, ये याद रखना है। नहीं, एक और क्वेश्चन है ऐसा, मैं तुम्हें दूंगी बाद में। देखो क्वेश्चन का आंसर बताओ, सोचो और बताओ। ये आई थिंक पार्ट सी का क्वेश्चन है। देखो फॉस्फेटाइलाइज्ड सीरीन कहाँ होता है हमारा, नीचे होता है ना, इनर लीफ फ्लैट पे, is mostly located in the inner bilayer of the plasma membrane of RBCs. You have to prove this fact about phosphatidylate serine by an experiment. अब तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि जो हमारा phosphatidylate serine है वो inner leaf फ्लैट पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। You are provided with PS specific मतलब phosphatidylate serine specific lytic enzymes। ये क्या होती है, लाइटिक मतलब ब्रेक डाउन करने वाली। तो तुम्हें क्या करा गया है, तुम्हें दिया गया है एक लाइटिक एंजाइम दी गई है और कुछ अदर रिएजेंट्स भी दिए गए हैं। अब तुमसे क्या बोला गया, तुम बता करो, तुम प्रूफ करो कि ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू कि फॉस्फेटाइल सीरीन जो होता है हमारा इनर बाइलेयर पे ही प्रेजेंट होगा, ये तुम्हें प्रूफ करना है खुद से, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सेकेंड ऑप्शन देखो, आरबीसीज लिए हमने, आरबीसीज तो लेनी पड़ेंगे, बिना आरबीसीज तो काम होने वाला नहीं क्योंकि उसी में पता करना है हमें। आरबीसीज लिए, राइट साइड आउट वेसिकल, राइट साइड ऐसा कुछ है, मैंने पढ़ाया तुम्हें ऐसा कुछ राइट साइड आउट वेसिकल्स, नहीं पढ़ाया, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज आरबीसीज, फॉस्फोसीरीन एंजाइम इधर ले लिए। अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे कि पहले हमने वेसिकल नहीं देखा, हमें कहाँ एंजाइम को डालना था, हमने एवे एंजाइम को डाल दिया, फिर हमने इनसाइड आउट वेसिकल को निकाला और उसके बाद हमने टीएलसी करा, तो ब्रेकडाउन तो होगा ही नहीं क्योंकि पहले वेसिकल तो लेना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए, बिना तोड़े तो तुम उसको एंजाइम को कहाँ डाल रहे हो, पहले वेसिकल लो तभी तो एंजाइम डालोगे उसके ऊपर, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज आरबीसीज के ऊपर हमने फिर से एंजाइम डाल दी, उसके बाद पहले टीएलसी कर दिया फिर इनसाइड, ये तो बहुत ही गलत हो गया ना, कि हमें क्या पता करना था, हमें फॉस्फेटाइल सीरीन पता करना था, ठीक है, एंजाइम के थ्रू। अब पहले हम सीरीन तो लेंगे, हम पहले इनर वेसिकल लेंगे, उसी के ऊपर तो डालेंगे उस एंजाइम को, पहले एंजाइम को डाल देंगे, टीएलसी भी कर देंगे, उसके बाद इनसाइड आउट वेसिकल कर देंगे। टीएलसी क्या है,
ये मुझे कमेंट में बताना क्या है। सॉरी, इसमें लिखा भी हुआ है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो जो आरबीसीज होंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उस पर्टिकुलर चीज को लेना पड़ेगा, मतलब हमें फॉस्फोलाइसीन पता करना है कहाँ पे होती है, इनर मेम्ब्रेन में होती है, तो हमें पहले इनसाइड आउट वेसिकल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, फिर एंजाइम डालेंगे। एंजाइम क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन कर देगी। फिर हम उसको टीएलसी पे रन करेंगे। टीएलसी पे रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये फॉस्फोलाइसीन कहाँ होता है, इनर लीफलेट पे ही प्रेजेंट होता है। आया समझ? तो आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट। क्वेश्चन समझ आया? आरबीसी को लिया, अब आरबीसी में हमें कौन सी लेयर देखनी है, इनर लीफलेट वाली देखनी है, इनसाइड आउट वेसिकल देखना है। उसमें क्या होगा, हमारा फॉस्फेटिडाइलसीरीन होगा। उस पर क्या डालेंगे हम, एंजाइम डालेंगे। एंजाइम क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन कर देगी। ब्रेक डाउन करेगी तो फिर क्या करेंगे हम, उसको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पे, टीएलसी पे हम उसको रन करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें ये प्रेजेंट होती है। आया समझ? बहुत इजी क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था और कुछ नहीं था इसमें। ओके, आज के लिए हम लोग इधर ही करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हमें प्रोटीन्स कंप्लीट करना है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं, और थोड़े बहुत छोटे से टॉपिक्स हैं, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके रिगार्डिंग उस पर बात करेंगे। प्रोटीन से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पर बात करेंगे। और हाँ, मुझे ये बता दीजिए कि दोनों क्लासेस जो मेरी होंगी उसमें मुझे अलग अलग टॉपिक्स लेके चलूँ या फिर एक ही टॉपिक पे दोनों क्लासेस में बात करूँ, ठीक है। तो ये मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा, और अच्छे से पढ़ना है, बहुत मन लगा कर पढ़ना है, और कोई भी इशू होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब तो हमारी लाइव क्लासेस भी होंगी, शायद मंडे से हो जाएंगी, आई होप। तो मंडे से क्लास होंगी हमारी, और उसके बाद टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को पहली बात तो, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बट वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास कि कब क्लास होने वाली है, कब क्लास नहीं होने वाली है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सेकेंडली, मैं अनअकैडमी पे भी क्लास लेने वाली हूँ, आई होप मंडे से वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अनअकैडमी पे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कराने वाली, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स कराऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, मैं वो कराने वाली हूँ। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो कराऊंगी, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कराऊंगी। तो अगर आपको वहाँ भी अगर ज्वाइन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मंडे तक अच्छे से दे दूंगी कि क्लास कहाँ पे होने वाली है, कहाँ लाइव होंगी, और अनअकैडमी पे कब होंगी, मैं सब चीज़ें बता दूंगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है, किसी टॉपिक से रिलेटेड होता है, तो मुझे आप इन्फॉर्म कर दें, वो मैं स्पेशल क्लासेस पे ले लूँगी। और तो मैंने सोचा है कि पहले हम लोग पूरा वीक पढ़ने वाले हैं अच्छे से, ठीक है, पूरा वीक पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में आने के बाद हर संडे आई थिंक टेस्ट लिया करेंगे, जो भी क्वेश्चंस पहले आ रखे हैं या फिर जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टेस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि जब तक तुम टेस्ट नहीं दोगे, जब तक तुम प्रिपरेशन नहीं करोगे, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। पढ़ते सब लोग हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं आएगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो जो भी होगा आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं पढ़ूंगी कमेंट बॉक्स। रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ अभी, और रिप्लाई करूंगी मैं तुम लोगों को। और कल मुझसे पूछा था मैम आपकी क्लास कब होने वाली है, तो मेरी लाइव क्लासेस आई थिंक मंडे से 12 बजे एक होगी और एक होगी 7 बजे। वो मैं आपको शाम को या फिर कल इन्फॉर्म कर दूंगी, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। और आप मुझे बता दीजिएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और दोनों क्लासेस में अलग अलग पढ़ना है या फिर सेम पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखें अपना, अभी कोरोना का टाइम है, ठीक है। थैंक यू।